साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि कल हमने डीबीटी जेआरएफ 2026 के सेक्शन बी के लगभग हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जो यहाँ पे आपके चैलेंज करने वाले क्वेश्चन है उस रिगार्डिंग भी जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस बात को भी समझ सके कि आपको कौन से क्वेश्चन जो है वो आप चैलेंज कर सकते हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि हमने सही करके आए हैं बट एनटी ने गलत दिया है, बट वो टेक्निकली देखा जाए अगर उसका आप बहुत ही ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, एनटीए ने जो अपना आंसर दिया है वो सही दिया है। तो इस बात पर हम यहाँ पे पूरा गौर करने वाले हैं। खास तौर से हम यहाँ पे सेक्शन बी के बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक एक करके यहाँ पे लगाए हैं। ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कि मतलब इतने क्वेश्चन मैं जब इस पूरे पेपर को मैंने देख लिया है तो मुझे ये समझ में आया कि इतने क्वेश्चन आपको वन लाइनर के फॉर्म में और इनके पीवाईक्यूज के आधार पे दिए गए थे कि आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। इसमें आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसी के क्रम में ये आपका क्वेश्चन था कि आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। और आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपका सीएफटीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीएफटीआर को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका 2019 डीबीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते तो आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर इज अ कैल्शियम आयन चैनल, यही इन्होंने गलत कर दिया है। ये कैल्शियम आयन नहीं होता है, ये आपका क्लोराइड आयन का चैनल होता है। तो यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट फाइंड करना था, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हमने बहुत ही डिटेल लेक्चर में कवर किया है। और बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इन द डिलीशन ऑफ द F508, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके आईसीएमआर जेआरएफ में पूछा जा चुका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं तो वहीं से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन जो है वो आपके फ्रेम किए जाते हैं। और ये आपका जो वन वर्ड का सिंबल है, ये एफ का मतलब क्या होता है, फेनाइल एलानीन अमाइनो एसिड। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। 508 पोजीशन पे म्यूटेशन होता है। बाकी ये एक्सप्रेस कहाँ होता है, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स ऑफ द लंग्स, स्वेट ग्लैंड एंड पैनक्रियाज में ये आपका एक्सप्रेस होता है। तो 1302 जो होगा उसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी जो मैं कहूंगा कि ये आपके डीबीटी के शायद 2023 या 24 में हचिंसन डिजीज से क्वेश्चन आ चुका है और हमने भी इसको करा के रखा है। इसमें आपके दो स्टेटमेंट पूछे थे। पहला जो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि जो हचिंसन डिजीज है ये आपका न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है, जो इनिटेड होता है इन द ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर, ये गलत कर दिया है। ये जो डिजीज आपकी होती है बेटा, ये आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इफ आइदर पेरेंट कैरीज अ म्यूटेंट हचिंसन डिजीज एलील होगा, ईच ऑफ इज हर चिल्ड्रन हैज ए 50% चांस फॉर इनहेरिटिंग द म्यूटेंट एलील एंड बीइंग अफेक्टेड बाय द हंटिंगटन डिजीज। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 50% की प्रोबेबिलिटी होती है। जब आप इसका डिटेल में क्रॉस करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट की अगर हम तुलना करते हैं तो जो पहला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट थर्ड जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट वन जो है वो आपका ट्रू है और सेकंड जो है वो आपका फॉल्स है। बाकी इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। रिमेनिंग एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हचिंसन डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। बाकी अगर आप और फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको होमवर्क देना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कम से कम 4 डिजीज के नाम जो है, हचिंसन को छोड़ के 4 डिजीज के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है डिजीज एंड डिसऑर्डर का, जो हमने आईसीएमआर ब्रेट के लिए हमने जब डिटेल में लास्ट ईयर पढ़ाया है उसमें ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था कि गैलेक्टोसीमिया आपकी डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक डिजीज है। इनएबिलिटी ऑफ द कन्वर्ट गैलेक्टोज को हम ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। इन्फेंट्स यानी बच्चों में कैटारेक्स हो जाता है, कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ गैलेक्टोज मेटाबोलाइट्स इन द लेंस एंड आइडेंटिफाई द मेटाबोलाइट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन सा मेटाबोलाइट होता है, तो ये आपका गैल्सी टाइटॉल होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये जो बुक का एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे हमने डिजीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप हमारे लेक्चर जाके देखेंगे। ठीक है, गैलेक्टोज डिसऑर्डर में हमने वहां पे पढ़ाया है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है कि कौन सा एंजाइम जो होता है, ठीक है, गैलेक्टोसीमिया में कौन सा एंजाइम जो होता है वो डिफिशियंट होता है, तो आपका गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज की जो होती है वो डिफिशियंसी होती है। तो ये भी आप नेक्स्ट टाइम पे याद रखेंगे। और यहाँ पे जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है इंक्रीज गैलेक्टोज लेवल इन द सर्कुलेशन। और इसके अलावा जो यहाँ पे मेटाबोलाइट कह लीजिए या इसका जो प्रोडक्ट कह लीजिए वो आपका जो होता है गैल्सी टाइटॉल होता है या डल्सी टाइटॉल इसको हम बोलते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन जो है
वो आपका डिराइव हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गैल्सी टाइटॉल होगा। इसके बाद मैचिंग के क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि भैया मैचिंग के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। अब इसमें भी जो सारे मैचिंग है वो हमारे पढ़ाए हुए हैं। अगर आप क्लोरमफेनिकॉल को देखते हैं तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्लोरमफेनिकॉल और साइक्लोहेक्सामाइड, ये दो चीजों का जिक्र मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय कराया है। क्लोरमफेनिकॉल और साइक्लोहेक्सामाइड दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम होता है। क्लोरमफेनिकॉल जो होता है ये प्रोकैरियोट्स के लिए इफेक्टिव होता है, और साइक्लोहेक्सामाइड जो होता है ये आपके यूकैरियोट्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये आपकी 50s सब यूनिट पे बाइंड करता है, तो इसको आप बी को फर्स्ट से मिला देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो 30s सब यूनिट पे बाइंड करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए कहा जाता है कि ये आपका मिस रीडिंग करता है। ये आप याद रखेंगे, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो डी का अगर आप सेकंड मिला देते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिफेम्पसिन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरएनए पॉलीमरेज में जो आपके सब यूनिट होते हैं, किस सब यूनिट का ये आपका इनहिबिटर होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा विच सब यूनिट, जब आपका एंजाइम जब आपका बनता है तो उसके कौन से सब यूनिट पे ये आपका दिक्कत करता है। और वैनकोमाइसिन जो होता है ये आपके पेप्टाइडोग्लाइकॉन को इनहिबिट करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आराम से मैचिंग में आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से, जो कि मैं आपको बोलता हूं कि डीबीटी और आईसीएमआर में लगभग इम्यूनोलॉजी की अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको इम्यूनोलॉजी से मिल जाएंगे, जो कि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपको इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले अ रोल इन द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जो होता है जब आप पॉपुलेशन लेवल पे जब कोई इम्यूनिटी होती है, कि मतलब हमने क्या किया कि हम कुछ लोगों को कह सकते हैं कि उनमें अगर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो बाकियों में भी डेवलप हो जाएगी। ये मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका प्रिंसिपल है कि भाई हमने आधी से ज़्यादा अगर कम्युनिटी को अगर हमने इम्यूनाइज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब डिजीज फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, तो बाकी लोग भी हमारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो होती है इन्फेक्शन अफेक्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात, ये आपका ट्रू है। यहाँ पे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करते हैं, मास इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब हमें सबको इम्यूनाइज करना होगा। इसमें कह रहा है कि एंटी नेटल इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल द प्रेग्नेंट वीमेन, यानी कि अगर हम प्रेग्नेंट वीमेन में इम्यूनाइजेशन करते हैं तो क्या हमें हर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलेगी? नहीं। तो यहाँ पे जो इसका रॉन्ग आंसर बनेगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ब्रिजेस इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इम्यूनोलॉजी का अगर आप हमारा पूरा लेक्चर भी नहीं देखे होंगे, जबकि मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप केवल अगर आप इसका मेगा रिवीजन देख कर जाते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वहां पे एक बहुत बढ़िया चार्ट के माध्यम से मैंने इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के सारी सेल्स को बताया था, और वहीं पर हमने डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में चर्चा किया था कि ये आपके इनेट वाले चार्ट में भी आपको देखने को मिल रहा है, एडाप्टिव वाले चार्ट में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा डेंड्राइटिक सेल्स जो होती हैं वो इनेट इम्यूनिटी में भी कार्य करती हैं, मतलब एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती हैं, और एडाप्टिव इम्यूनिटी में भी कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर भी कोई गलती की संभावना नहीं है। इसके बाद वैक्सीन का क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आर कंसीडर्ड बेटर होती हैं, क्यों होती हैं, क्यों ये क्या करती हैं। तो चूंकि थोड़ा सा डीप में गए हैं, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, ये आपके TH1 और TH2 इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इनहैंस करते हैं। पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन को इनहैंस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टी सेल्स को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो टी सेल्स जो होती हैं वो इनडायरेक्टली क्या करती हैं, इनडायरेक्टली क्या करती है, बी सेल्स को एक्टिवेट करती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर सके। बहुत सारे इंटरल्यूकिन को सिक्रीट करती है, जिससे क्या होता है पूरा एक कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपकी इम्यून सेल्स होती है उन टारगेट सेल को किल कर सकती है। तो इसका राइट आंसर TH1 एंड TH2 हो जाएगा। बट हाँ, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया तो अच्छी बात है, अगर ऐसे क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है तो छोड़ दीजिए। फिर वैक्सीन का एक और क्वेश्चन, जो कि द प्रेजेंट डे टिटनेस का वैक्सीन क्या होता है, ये भी हमने बहुत बार बताया है। टिटनेस का वैक्सीन जो होता है ये आपका टॉक्साइड होता है, सीधा सीधा मतलब कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में भी ये टिटनेस के बारे में जिक्र है। तो टिटनेस टॉक्साइड होता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरिडिकेटेड यूजिंग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के माध्यम से हमने इरिडिकेट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके ICMR GRF में पूछा जा चुका है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको वर्ल्ड से इरिडिकेट किया गया है। तो ये आपका स्मॉल पॉक्स पे आपको टिक कर देना। बाकी जितनी भी डिजीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोविड-19 आपने अभी रिसेंट में ही देखा था, अपने पैंडेमिक के समय,
चिकनगुनिया भी लोगों को होते हैं, टाइफाइड भी लोगों को होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जिसको वर्ल्ड से क्या किया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है। इसके बाद एक और इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल ड्यूरिंग अ वायरल इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आपका TH1 रिस्पॉन्स करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो होता है, मैं कहूंगा कि आपका दो मैं स्टार वाले क्वेश्चन कहूंगा कि थोड़े से इम्यूनोलॉजी के अंदर गए हैं, बट ये वाला थोड़ा ज्यादा डीप था, ये वाला तो कह सकते हैं कि किया जा सकता था, बट अगर आपने नहीं किया तब भी बुद्धिमानी का है कि आपको इसके बदले में इतने सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं कि आपको इतने खतरनाक कह लीजिए या थोड़े से भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाइकल कैंसर किससे कॉज होता है, तो इसके बारे में भी हमने कैंसर जब पढ़ाया है तो बहुत डिटेल में चर्चा किया है। इसी के खिलाफ आपकी वैक्सीन डेवलप की गई है। यहाँ पर जो ये वायरस जो होता है, ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस जो होता है, ये आपका सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तो 1315 का जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि सीधा भी पूछ सकते थे, बट इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि आप थोड़ा सा पढ़ के घबरा जाए कि 1926 में जर्मन साइंटिस्ट थे ओट्टो लिवॉई परफॉर्म्ड अ की एक्सपेरिमेंट टू शो द इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन बाय द केमिकल सिग्नलिंग द आइडेंटिफाई केमिकल्स ओरिजिनली रिफर्ड टू एज वैगस सब्सटेंस वाज लेटर नोन टू बी। तो इनका कहने का मतलब है कि भैया एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया कि एक ऐसा केमिकल है जो न्यूरॉन में केमिकल सिग्नलिंग नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को कर रहा है। तो कौन सा ऐसा केमिकल है, तो इसका सीधा आंसर आपका एस्टिल कोलिन हो जाएगा, जो कि आपने नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हो, मसल कॉन्ट्रक्शन हो, ठीक है, जो आपका मेन केमिकल होता है वो आपका एस्टिल कोलिन जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाता है। यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा के पूछा गया है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा आपका केमिकल होता है, तो वो आपका एस्टिल कोलिन होता है। तो वहां से आप बुद्धि लगा सकते थे। तो 1316 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 1317 क्वेश्चन आईडी है कि साइनेप्टिक वेसिकल क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं, इसको भी हमने बहुत अच्छे, जब हमने डीबीटी के पीवाईक्यूज का पूरा हमारा लेक्चर अवेलेबल है, वहां पे हमने जब न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र आया था, जब हमने नर्व इंपल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे 21 और 22 के, वहां पे हमने पढ़ाया था कि जो आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक नॉब्स, ये सारे स्ट्रक्चर होते थे, कौन सा आपका एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है, कौन सा आपका इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, वहां पे हमने इसको जिक्र किया था। और साइनेप्टिक वेसिकल में आपके न्यूरो भरे होते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, फॉस्फोलिपिड नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम आयन नहीं होगा। तो ऑप्शन भी बहुत कह सकते हैं कि घुमाया भी नहीं है ऑप्शन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑटोसोमल ट्राइसोमी इन द ह्यूमन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम। तो सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम 21 की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइसोमी मतलब इनडायरेक्टली पूछा, चाहे तो सीधा डाउन सिंड्रोम भी पूछ सकते थे, बट इन्होंने थोड़ा सा घुमाया कि मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑटोसोमल ट्राइसोमी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हमारे किस क्रोमोसोम पे होती है, तो क्रोमोसोम नंबर 21 पे होती है। और यही हमारा डाउन सिंड्रोम की कहानी होती है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट सेल कल्चर का क्वेश्चन है, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है। बहुत बार हमने इसको जिक्र किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिलामेंटस फंगाई वेक्टर डीएनए इज एडेड टू द प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो प्रोटोप्लास्ट जो कि आपका सेल होता है, बहुत बार हमने बताया है कि सेल जो होती है विदाउट सेल वॉल, जब हम प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट और एनिमल सेल के बारे में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो प्लांट की जो सेल्स होती है उनके में सेल वॉल पाया जाता है, हमारे में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट के केस में सेल वॉल होता है, और इसी सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा प्रोटोप्लास्ट बनता है। अब प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज कराते हैं तो उसमें एक केमिकल होता है, वो आपका पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। इसके अलावा एक केमिकल और हम यूज करते हैं, तो वो हम जानना चाहेंगे कौन सा एक दूसरा केमिकल है जो हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में यूज करते हैं। तो वो अगर आप पर्टिकुलर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको नॉलेज है, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्राइस्पर कैस सिस्टम से पूछा गया है। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि नेटिव क्राइस्पर कैस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कौन सा हम क्राइस्पर कैस सिस्टम के माध्यम से हम नहीं करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट, ये तो एक अलग स्टोरी थी, ये तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ते थे। इसका तो क्राइस्पर कैस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी क्राइस्पर कैस सिस्टम में क्या करते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है अगेंस्ट इन्वेजिव जेनेटिक एलिमेंट, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरस एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट द फेजेस के खिलाफ होता है, ठीक है। बाकी क्राइस्पर कैस 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मॉडर्न डे जितने भी आपके रिसेंट
बायोलॉजी के टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे हम क्राइस्पर कैस9 के माध्यम से बहुत सारे रिसर्च में हम अपने को मतलब कह सकते हैं कि हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये आप बहुत अच्छा कह सकते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्राइस्पर कैस9 से आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेचुरल सोर्स ऑफ विन ब्लास्टिन और विनक्रेस्टिन जो कि आपके एंटी कैंसरस ड्रग हैं, इसको भी हमने रिसेंट में जब हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे वहाँ पे आपको दिखाया था कि कौन कौन से प्लांट से हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो मेटाबोलाइट्स है वो हम आइसोलेट करते हैं। तो विनब्लास्टिन या विनक्रेस्टिन जो होता है ये आपके कैथारंथस रोजियस से हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो सेकंड जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जीएफपी जो होती है ये आपकी ओरिजिनली आइडेंटिफाइड किसमें की गई है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ये आपकी जेली फिश है। और ये जेली फिश का नाम क्या है, तो ये आपका एक्वेरिया विक्टोरिया जो है वो इसका नाम है। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट नहीं है। तो सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन मैं तो कहूंगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। इसके बाद एक मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी आपको एक चीज जब आप यहाँ पे देखते हैं, हालांकि बहुत सारे जो टर्म्स हैं, बिलियोमाइसिन है, सेलुलेज है, एफ्लाटॉक्सिन है, विनेगर है, इसमें आप एक विनेगर से काफी ज्यादा फैमिलियर होंगे। और विनेगर जो होता है ये हम एसिटोबैक्टर एसिटाई से टेक्निकली वहां पे लिखा होता है, बट फिर भी यहाँ इन्होंने एरोजिन्स लिखा है। तो आप एसिटोबैक्टर को अगर आप विनेगर से मिला देते हैं तो सी का सेकंड, और सी का सेकंड आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। बाकी एस्परजिलस जो होता है वो आपके एफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं उनके लिए होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है वो आपके सेलुलोज के लिए होता है। और ट्राइकोडर्मा जो होता है ये आपके बिलियोमाइसिन, हम इससे आइसोलेट करते हैं। तो सेकंड जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल सेल प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा गया है कि आपको करेक्ट आंसर बताने हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। तो जो कि जब आप ये सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ते हैं, हालांकि इसका जिक्र जो होता है वो आपको बड़ी बुक में तो मिलेगा ही, आपको एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है वहां पे भी आपको इसका जिक्र मिल जाता है, 12th की बुक में, ठीक है, जहां पे हम माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर या स्ट्रेटजी ऑफ द एनहांसमेंट द फूड प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे आपको मिल जाता है। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाया गया था उसका मतलब ही यही था कि प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लगभग कम, कह सकते हैं, मतलब नेग्लेक्जिबल नहीं कहेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम, लेकिन प्रोटीन हमारा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और सिंगल सेल प्रोटीन में स्पाइरुलिना वाला एग्जांपल आता था, याद आया? तो ये वहीं से क्वेश्चन है। जब आप इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो बी ऑप्शन में रखा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन कंटेंट, तो गलत भाई, प्रोटीन हमको ज्यादा चाहिए। तो बी ऑप्शन हमें करेक्ट बताना है। तो बी जहां जहां रखा है वहां वहां काट दीजिए। अब ए डी आपको दोनों में मिल रहा है, यानी कि एब्सेंस ऑफ द पैथोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट डी जो है इनएक्सपेंसिव मीडिया रिक्वायरमेंट। अब आपको डिसीजन लेना है सी और ई में। अब सी ऑप्शन कह रहा है पुअर डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा बनाने का मतलब ही क्या हुआ? तो सी जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ए डी ई की तरफ हम इसको करेक्ट आंसर करेंगे। और इसका जो ई स्टेटमेंट कह रहा है कि स्ट्रेन विच कैन ग्रो एट वाइडर रेंज ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि जितने भी आपके वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में है वो सर्वाइव कर ले जाए। ठीक है, तो 1348 का जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी क्विटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था हमारे लेक्चर में अवेलेबल है। और अगर आपने छोटे लेवल पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी रेस्पिरेटरी क्विटेंट दिया गया है, जिसमें आपका वॉल्यूम ऑफ द CO2 कितना इवॉल्व होता है और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे रखा हुआ है CO2 प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए। कितने सारे क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी से सॉल्व करा दिए। इसके बाद एक और मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको ये मैचिंग आपको दिया गया है लैक्टिक एसिड, योगहल, डेक्स्ट्रन, मिनरल। तो चूंकि यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चे इसमें परेशान हो रहे थे, बट मेरे लेक्चर में एक मैंने चार्ट आपको प्रोवाइड कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और हमारे लेक्चर में भी अवेलेबल है, कि जो हम कर्ड होता है वो हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से बनाते हैं। योगहल्ट के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से करते हैं योगहल्ट। अब यहीं पर इसका आंसर आपका छुपा हुआ है। तो स्ट्रेप्टोकोकस को आप योगहल्ट से मिला दीजिए। तो पहले का ए का फर्स्ट आपको ले जाना है और एक ही ऑप्शन में आपका रखा है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बी का फोर्थ से मिला दीजिएगा। थायोबैसिलस आपके लीचिंग करने के काम आता है। ब्रिफिडोबैक्टीरियम जो होता है ये आपके लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस कर देता है। और ल्यूकोनोस्टक जो होता है ये प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रन करता है। तो फर्दर आगे चीजों में आप इसको याद रखिएगा। बट स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो योगहल्ट बनाता है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको लेके बच्चों में बहुत कह सकते हैं कि डाउट है कि भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वो चैलेंज करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि इन्होंने यहाँ पे पूछा था कि व्हाट विल द करेक्ट cDNA सीक्वेंस फॉर द mRNA, आपको दिया गया है, ठीक है। अब बहुत बच्चों ने क्या किया है कि यूरेसिल को हटा के सीधा वहां पे टी लगा दिया, ठीक है, जहां जहां यूरेसिल था वहां वहां टी करके डिट्टो सीक्वेंस सेम करके पहला ऑप्शन टिक कर दिया है। तो ये इसका नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी कहानी थी। जब आपसे कोडिंग या नॉन कोडिंग स्टैंड पूछा जा रहा था तब आप उसको बताते। यहाँ पे आपसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस पूछ रहा है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको समझिए। इसमें भी आपको थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है। हालांकि मैं तो कहूँगा जिस एग्जाम में आपको इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब आपको इसके बदले में बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो इसको सॉल्व करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो इन्होंने यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट है कि भाई इन्होंने यहाँ पे पोलैरिटी मेंशन नहीं की है, तो हम इसको क्या समझें? तो भैया पोलैरिटी मेंशन नहीं की है तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मानेंगे, ठीक है। अब आप इसमें कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन या आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ों का एक थंब रूल होता है कि जब तक हम आप उसको एक्सप्रेसली नहीं बोलेंगे तब तक आपको जो किसी भी चीज़ का हो, चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, या कोई भी आपने बायोलॉजी प्रोसेस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जो उसका एक आइडियल प्रोसेस होता है हम उसको वही मान के चलेंगे। तो यानी कि ये हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम मान के चलेंगे। ये सीक्वेंस आपका एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए की सिंथेसिस जो होती है वो हमारी 5 टू 3 प्राइम होती है। लेकिन जो इसने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम को पकड़ के बनाया होगा, क्योंकि उन्होंने सी डीएनए का सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। ठीक है, मतलब किसको इसने पकड़ के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, ठीक है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में इसको उल्टा जोड़ते चले जाइए, तो यानी कि जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो सी का उल्टा जी होगा, ठीक है, ए का उल्टा टी, और यू की जगह हम ए लगाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए की जगह पे हम यहाँ पे टी लगा देंगे, फिर सी लगा देंगे, फिर टी लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये देखिए उल्टे डायरेक्शन में इसको पढ़ लीजिए। तो जी टी ट्रिपल ए टी सी टी, ये जो वाला जो सीक्वेंस आपका बनेगा यही जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो बनेगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया है। 1385 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सी डीएनए आपसे पूछा है, यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पूछा है, तो आपको जिसने 3 प्राइम टू 5 प्राइम को क्या किया है उसने बनाया है। और जो कि जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे वहां पे हम कोडिंग नॉन कोडिंग के हिसाब से चलते थे, ठीक है। तब जो इसका जो टेम डीएनए होता था तो इसका जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता था उसका सीक्वेंस इसके डिट्टो सेम होता था। बट यहाँ पे उन्होंने सी डीएनए पूछा है ना, तो जब सी डीएनए पूछा है तो हमारा इसका हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी लगाते जाएंगे, ठीक है, और उल्टा करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो होगा ये वाला जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यूरेसिल वाले को तो आपको छूना ही नहीं था। तो फोर्थ जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1385 का फोर्थ ऑप्शन। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, ये भी आपका एक मैचिंग का बहुत सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें आपका प्रियॉन्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वायरस वायराइड प्रियॉन। किसी भी एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इन्होंने 2019 में इन्होंने प्रेऑन से क्वेश्चन पूछा, इवन हर बार पूछा है, लेकिन 2019 का पेपर हो गया, 2023 का क्वेश्चन पेपर हो गया, वहां पे प्रियॉन से क्वेश्चन आए हैं, जिसमें हमने बोवाइन स्पंजोफॉर्म एंड सिफेलोपैथी को पढ़ाया है। तो यानी कि डी का पहला है, तो एक ही ऑप्शन में आपका रखा है, रिमेनिंग जो है वो आपका सॉल्व हो गया। एल्जाइमर को आपको टाउ प्रोटीन से लगाना है, डायबिटीज को आपको आइसोलेट सेल से पकड़ लेना था, तो बी का थर्ड आपका हो जाएगा। और पार्किंसन जो होता है वो आपका अल्फा सिंक्यूलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन को लेके डाउट है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 1329 क्वेश्चन आईडी है कि टीआई प्लाज्मिड में क्या नहीं होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हुए हैं जिसने ये क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया है। कि देखिए टीआई प्लाज्मिड की जब हम बात करते हैं तो ये मैंने एक फिगर लगा दिया है, देख लीजिए। टीआई प्लाज्मिड जो ये आपका प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड है तो ओराई तो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा वायलेंस जीन विर जीन होता है, ओपाइन कैटाबॉलिज्म भी होता है, और ये आपका जो होता है टी रीजन होता है। अब चूंकि टी रीजन के अंदर जो होता है ये आपके ऑक्सिन प्रोडक्शन, साइटोकाइन प्रोडक्शन या ओपाइन सिंथेसिस के जीन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल टीआई प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो टीआई प्लाज्मिड में आपका सब कुछ अवेलेबल है। तो विर जीन भी है, ओराई भी है, जीन फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ द ओपाइन भी है, और ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के भी जीन अवेलेबल है, लेकिन ये आपके टी डीएनए रीजन में है। तो या तो इनको क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि कौन सा ऐसा
चीज है जो टीडीएनए रीजन में है, तब आप कहते हैं कि ऑक्सिन बायोसिंथेसिस में है, मतलब उसके टीडीएनए रीजन के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लाज्मिड बोल रहे हैं तो आपका सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डू नॉट कंटेंट पूछा था। ठीक है, तो 1329 का ये सेकंड दे रहे हैं जिसमें ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस जीन है। तो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस जीन जो होती है वो आपके टीआई ओवरऑल प्लाज्मिड में तो है, प्लाज्मिड के टीडीएनए रीजन में है। तो ये तो थोड़े ना कहोगे कि भैया वो प्लाज्मिड में नहीं है, तो प्लाज्मिड में तो है ही है अवेलेबल। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैलेंज करना चाहें तो आप इसको बढ़िया सा देखकर टीए ब्राउन की कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, टीए ब्राउन हो गया या एनसीईआरटी की भी बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके इमेज को लगा के आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली जो क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ड्रॉप भी कर सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या ड्रॉप करना होगा, बोनस देना होगा, जो भी करना होगा करेंगे, बट ये क्वेश्चन को आप डेफिनेटली जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, तो उसको चैलेंज कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन द वर्टिब्रेट मसल द मायोसिन प्रोटीन फंक्शन कैसे करती है। तो मायोसिन प्रोटीन के लिए आपको एनसीईआरटी का मैंने ये लगा दिया है एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। लोकोमोशन चैप्टर में जब आप आते हैं तो वहां पे हमने इसको पढ़ाया भी है, और वहां पे आप आते हैं तो एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन जो होती है ये आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, और मायोसिन जो होता है ये आपके एटीपीएस एक्टिविटी करता है। यहाँ पे देखिए, एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी होता है। ये लाइन का एक्सप्लेनेशन है। अब यहीं पे थर्ड ऑप्शन में आपका रखा है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दैट हाइड्रोलाइज एटीपी। ठीक है, तो बेसिक पढ़ के जाओगे तो आराम से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1388 जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन रीजन में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है, डायबिटीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई ब्लड ग्लूकोज जो होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो एक्टिवेट कह सकता है, या एलिसिट का मतलब होता है कि इनहैंस करना द रिलीज ऑफ द इंसुलिन विच लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सही बात है भाई, जब इंसुलिन होता है तो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपका क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, डायबिटिक कंडीशन होती है, ग्लूकोज ही तो बढ़ता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अब क्या कह रहा है कि रीजन क्या है, कि इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज पे बाइंड करता है, उसका डिग्रेडेशन कर देता है। भाई डिग्रेडेशन थोड़े करना भाई, ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि हमें भैया इतना मेहनत करके हमने रेस्पायरेशन में या किसी भी जगह पे हमने ग्लूकोज जो होता है हमने एनर्जी बनाया। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म को ब्रेक डाउन करके हम इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसको हम क्रैप साइकिल में इतने सारी चीज़ें बन रही है, हमारी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो हम उसको डिग्रेड थोड़े कर देंगे भैया, हम उसको या तो स्टोर कर लेंगे या हम किसी और फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यानी कि असर्शन जो है वो आपका करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो आपका नॉट करेक्ट है। तो थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1389 आईडी है और थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 1390 क्वेश्चन आईडी आइसो एंजाइम से पूछा गया है कि ये आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपका डीबीटी का जो बायोटेक का बुक है वहां पे आपको मिल जाएगा। आइसो एंजाइम्स ये मैंने पढ़ाया भी है बहुत डिटेल में। इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके आइसो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलाइज करते हैं सेम रिएक्शन को, बट हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड कंपोजिशन, यानी कि उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है लेकिन रिएक्शन को सेम कैटलाइज करते हैं। अब यही चीज पूछा है, आइसो एंजाइम हैव सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म बट कैटलाइज डिफरेंट रिएक्शन, गलत। आइसो एंजाइम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म बट कैटलाइज द सेम रिएक्शन, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट जो होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत बेसिक बुक्स पे जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन ड्राइव हुआ है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे बिगनर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए आई ओपनर है कि आपको किस तरीके से अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आपको इस एग्जाम को टारगेट करना है, ये जो भी आप CSIR, DBT, ICMR देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है कि अरेंज दीज बैक्टीरियल ग्रुप बेस्ड अपॉन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेम्परेचर टॉलरेंस। अब ये भी क्वेश्चन जो है बस कॉमन सेंस लगाना, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थर्मोफिलस आपने पता है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। एक दिया है एक्सट्रीम थर्मोफिलस, तो यानी कि इसको सबसे पहले लगा देना है, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम थर्मोफिलस, उसके पहले आपके क्या कहते हैं कि डी को तो लाओगे नहीं, एक्सट्रीम थर्मोफिलस के बाद थर्मोफिलस हो जाएगा, सी के बाद ए, उसके बाद मीजोफाइल आ जाएंगे, मीजोफाइल के बाद आपका साइक्रोफिल्स आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा
वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते थे। इसके बाद इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन अ डीप ओशियन, प्रेशर को कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो थर्मोफिलस नहीं, हेलोफिलस सलाइन कंडीशन में होते थे, साइक्रोफिलस जो है वो टेम्परेचर से लेना देना है, बचता है बैरोफिल्स, और बैरोफिल्स में आपने थोड़ा सा प्रेशर से रिलेशन, जो ये वर्ड होता है ना बैर वर्ड का, बार, तो प्रेशर जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि बैरोफाइल से हम जो होते हैं इसको मीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने सॉल्व कर लिया, 1398 का सेकंड हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सबस्ट्रेट फॉर द स्टाइकोज बायोसिंथेसिस। ये भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, नया क्वेश्चन है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बार बार जब भी बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको पहली बात तो बोला था कि जब हम कहानी पढ़ते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, वहीं पर ये स्टोरी आती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका सुक्रोज होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सबको पता है। लेकिन इसके अलावा जो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो आपका ट्री हेलोज है, इसके बाद आपका रैफिनोज है, ठीक है, और एक आपका स्टाइकोज है। ठीक है, ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाते हैं। ट्री हेलोज जो होता है ये इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में पाया जाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है ट्री हेलोज। ठीक है, इसके बाद जो आपका रैफिनोज होता है ये आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और प्लस फ्रक्टोज का बना होता है। स्टाइकोज जो होता है इसमें जब आप आते हैं तो इसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज होता है। तो अब यहीं से आपको आंसर पकड़ना था। तो यानी कि जब आप इसको बनाना है स्टाइकोज, तो यानी कि मुझे 4 शुगर चाहिए, तो यानी कि मैं अगर रैफिनोज को उठा लूं और रैफिनोज में अगर मैं गैलेक्टोज जोड़ दूं तो बन जाएगा भाई। क्यों बन जाएगा? क्योंकि भाई इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, एक गैलेक्टोज और जुड़ गया तो हमारा क्या बन गया? स्टाइकोज बन गया। ठीक है, ये आपका टेट्रासेकेराइड है, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये आपका ट्राइसेकेराइड है, ये आपका डाइसेकेराइड है। ठीक है, ट्री हेलोज वगैरह। और बाकी इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यानी कि जब हमें इसकी सिंथेसिस करनी है तो हमें क्या बनाना होगा? हमें रैफिनोज को मिलाना होगा गैल्सीटाइनॉल से। तो अगर रैफिनोज पकड़ते तो आपका आंसर हो जाता गैलेक्टिन, गैलेक्टिनॉल सॉरी। ठीक है, तो रैफिनोज है ही है, एक गैलेक्टोज चाहिए, गैलेक्टोज जो होता है वो गैलेक्टिनॉल के फॉर्म में आएगा। अब जो तीसरा ऑप्शन दिया है सुक्रोज एंड गैलेक्टिनॉल, तो अगर आप सुक्रोज के साथ अगर आप मिलाते हो तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, और एक गैलेक्टोज मिला दोगे तो रैफिनोज बन जाएगा। तो ये ऑप्शन तब सही होता जब ये आपसे क्या बोलते हैं, सॉरी, ग्लूकोज एंड सुक्रोज जब आपसे पूछता, जब आपसे रैफिनोज का पूछता, तब आपका ये ऑप्शन बन जाता। ठीक है, इसके बाद यूडीपी गैलेक्टोज एंड मायो आइनोसाइटसॉल, ये भी ऐसे नहीं दिया है। ये जो प्रिकर्सर होता है इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, जो आपका गैलेक्टिनॉल जो बनता है ये दो मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी बहुत अच्छे फ्रेम किए हैं। अदर फर्दर जो हमारे कह सकते हैं कि फर्दर एग्जाम को जो टारगेट करने वाले बच्चे हैं, तो वो इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सेकंड बनेगा, कोई दुविधा की बात नहीं है। और बेसिक मतलब आपने इसकी बायोसिंथेसिस नहीं भी पढ़ी है और आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो भी आप बेसिक कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लगभग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम इस बार डिस्कस करना चाहें तो लगभग हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है, 32 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और कल हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यानी कि 32 और 30 क्वेश्चन जो कि आपके लगभग यहाँ पे आपके 62 क्वेश्चन मैंने लगभग डिस्कस कर दिए हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि आपने हमारे कंटेंट जो आप पढ़ के गए होंगे, जो कि मैं बेसिक बायोलॉजी डील करता हूँ, उसमें आपके लगभग मोर देन 62 से 65 क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने एक वीडियो और भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो कम से कम नहीं तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ये लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो डिट्टो आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हैं। तो बहुत अच्छे कंटेंट्स थे और बहुत पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ए के भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, देन फिर हम एक अपने कट ऑफ प्रेडिक्शन के वीडियो पे आएंगे। बाकी अभी मूलतः अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर का आकलन करूं तो क्वेश्चन पेपर जैसा डीबीटी पूछता है वैसा ही पूछा है। बहुत इनके रिपीटेड क्वेश्चन थे, बट धैर्य के साथ आपको उस क्वेश्चन को टच करना था, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो कोई ऐसा बहुत ही ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान पेपर आया है या बहुत ही हार्ड पेपर आया है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान पेपर है कि ये सारे क्वेश्चन हलवा ही है। ठीक है, उनको भी पेशेंसली एग्जाम में करना, क्योंकि जब आप एग्जाम के बाहर बैठ के देखते हैं उसमें और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इन सब जो बातें हैं, इन सब की जो क्या सरकमस्टांसेस निकल के आता है, क्या मुझे लगता है, उसके बारे में हम कट ऑफ के वीडियो में चर्चा करेंगे। बट पेपर बहुत अच्छा सेट हुआ था, बहुत पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है आराम से वो 150 में, मतलब 62 क्वेश्चन तो हमने हमारे कंटेंट से, मतलब लाइन टू लाइन मैंने भी क्वेश्चन उठाया, जिसमें भी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना है। अगर 50% जो बुद्धि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उनकी भी संख्या लगभग 20 से 25 है, जो आप हमारे कंसेप्ट पढ़ के जाओगे या कुछ भी करके जाओगे किसी भी टीचर से तो भी कर लोगे। लेकिन फिर भी 65 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि जो कि सीधा सीधा पूछा गया है, जिसमें से आप 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे 150 में। तो धैर्य के साथ आप आराम से, अगर मैं 2 क्वेश्चन का एरर भी लेके चलो तो भी 48 क्वेश्चन एक अच्छा स्टूडेंट जो बहुत डिसेंट उसने पढ़ाई किया होगा, बहुत आसानी के साथ आप 48 क्वेश्चन नहीं तो 50 के 50 भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। बाकी फर्दर वीडियो में हम चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में। बाकी किसी पर जो जो चैलेंज करने वाला था वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे पार्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो मुझे लगता है कि जिसमें मैं आपका कोई सहयोग कर सकता हूं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए। यहाँ के कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। बस आपको केवल पढ़ने की देरी है कि आप पढ़ के अपने बेटर परफॉर्मेंस करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।